बच्चों, इस लेक्चर में हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मल्टीपल एलील और डोमिनेंट के कंसेप्ट का जिक्र करेंगे। अभी आपने मेंडल्स लॉ पढ़े हुए हैं, पहले पिछले लेक्चर में हमने लिए थे। उसमें आपने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है टी ये भी टाल है और टी ये भी टाल है। अर्थात ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। ये प्योर है, इसको होमोजाइगस भी कहते हैं, और ये हाइब्रिड है, इसको हेटेरोजाइगस भी कहते हैं। जो प्योर है या हाइब्रिड है ऑर्गेनिज्म, हम कैसे पता लगाएं कि यह ऑर्गेनिज्म प्योर है कि हाइब्रिड है? इसके लिए हम इसका एक प्योर हेटेरोजाइगस के साथ, प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देते हैं। अर्थात टाल का हम पता लगाने के लिए कि टाल होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, हम उसका ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दें। अगर सारे टाल पैदा होते हैं तो वो प्योर है, और आधे टाल पैदा होते हैं तो वो हाइब्रिड है। इसका मतलब द क्रॉस डन to know genotype of an organism is टेस्ट क्रॉस। ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप को पता लगाना है, और हम क्या करेंगे? ये क्रॉस किया जाता है बिटवीन organism and pure recessive organism। प्योर रिसेसिव के साथ अगर हम क्रॉस करें, जैसे हमने राउंड का पता लगाना है, कोई राउंड है कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है, तो हम उसके किसके साथ करेंगे? हम उसका रिंकल्ड के साथ क्रॉस करा देंगे। अगर सारे राउंड पैदा होंगे तो वो प्योर था, होमोजाइगस था, और अगर आधे राउंड और आधे रिंकल पैदा होंगे तो वो ये तो था टेस्ट क्रॉस। अब आता है दूसरा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करते हैं? किसी भी ऑफस्प्रिंग का जो सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म होता है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उसके किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं। ऑफस्प्रिंग का पेरेंट के साथ क्रॉस, ये कहलाता है बैक क्रॉस। जैसे इसमें पहली जनरेशन में सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हुए, तो इसका अगर हम इसके साथ या इसके साथ क्रॉस कराएं तो ये हो जाएगा बैक क्रॉस। यहां एक चीज ध्यान रखें, ये बैक क्रॉस है और ये टेस्ट क्रॉस भी है, क्योंकि इससे हमें इसकी जीनोटाइप का पता लग जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका क्रॉस इसके पेरेंट के साथ कराया है तो ये बैक क्रॉस है। ये भी बैक क्रॉस है, इसका कैपिटल टी वाले का अगर हम इसके साथ कराएं हाइब्रिड के साथ तो ये भी बैक क्रॉस है, ये भी बैक क्रॉस है। किसी भी ऑफस्प्रिंग का उसके पेरेंट के साथ जो क्रॉस कराया जाता है, जो रिप्रोडक्शन कराया जाता है, जनरेशन कर देखी जाती है, उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। अब तीसरा आता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जब कोई जीन दो से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है
उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। जैसे ब्लड ग्रुप में है, ब्लड ग्रुप का एंटीजन के लिए 3 जीन है, IA, B, तो ये जीन 3 फॉर्म में पाया जाता है। मोर देन 2 जहां भी मिले उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सिंगल जीन, जनरली मोर देन 2, मोर देन 2 तो सबकी होती हैं। हर जीन 2 फॉर्म में तो होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन जो जीन 2 से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील। ये लेने से पहले आगे मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन, जब भी जीनोटाइप लिखेंगे, इन राइटिंग ऑफ जीनोटाइप वी हैव टू एक्सप्रेस जीन इन ए डेफिनिट सीक्वेंस। जैसे हम लिखते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ध्यान रखें, जो हाइब्रिड होता है उसमें कैपिटल हमेशा पहले लिखा जाता है। हम इसको अगर ऐसे लिख देंगे स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये हमारा गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डोमिनेंट है वो पहले लिखा जाता है, रिसेसिव बाद में लिखा जाता है। हम स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिख सकते, हम कैपिटल आर स्मॉल आर लिखते हैं। ये इसका लिखने का पैटर्न है। डोमिनेंट हमेशा पहले लिखा जाता है, रिसेसिव बाद में लिखा जाता है। इसके अलावा रिसेसिव में इसमें अगर एक से ज्यादा जीन है, जैसे RR YY, इसको हम YYRR भी लिखते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक पेयर के जीन इकट्ठे लिखे जाएंगे। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते RY इकट्ठे ऐसे नहीं लिख सकते। एक पार्टिकुलर ट्रेट वाले जीन को इकट्ठे लिखते हैं। जैसे ये है RRYY, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते RY और RY, ये गलत है। हम R दोनों इकट्ठे लिखेंगे, Y दोनों इकट्ठे लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड और येलो। तो ये जो सेम ट्रेट है, इसमें लिखते हुए ध्यान रखें, ये लिखने में एक चीज और है, कैपिटल हमेशा पहले लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस की। हमने देखा कैपिटल टी टाल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टाल। और स्मॉल टी इज ड्वार्फ। We represent this pure, this is hybrid or heterozygous, this is again pure. Now the question arises, what is the cause of this tallness? When capital T is present, we can say the plant becomes tall. Either in pair or singly. And when capital T is absent, then the plant becomes dwarf. ये कैपिटल टी पौधे को टाल कैसे बना देता है? कैपिटल टी की प्रेजेंस होती है, पौधा टाल हो जाता है, क्यों? ये कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में हम जिक्र करेंगे। वास्तव में ये सारे जीन है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये जीन अपना असर दिखाता है। हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में कि हर जीन एक्सप्रेस करता है आपको, इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है। वास्तव में ये एक जीन है और जीन बनाता है एमआरएनए
और mRNA से फिर बनती है प्रोटीन। ये हमारा सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। एवरी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम आइदर प्रोटीन और दिस प्रोटीन में एक्ट एज एंजाइम आल्सो इन दिस वे। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो इसमें जो जीन जो प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन के कारण, उसके एंजाइम के कारण हमारी टेट एक्सप्रेस होती है। तो जब ये कैपिटल टी का जीन हमारे अंदर होगा तो कैपिटल टी से जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन हमें लंबा साइज प्रदान करेगी, बिकॉज दैट प्रोटीन में बी रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन, लेंथ ऑफ द मसल्स, लेंथ ऑफ द बॉडी, डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो जब ये प्रोटीन हमारे अंदर है तो हमारी बोन लंबी होगी, और जब ये प्रोटीन नहीं है, अगर स्मॉल टी है, हमारे पास कैपिटल टी है ही नहीं, इसकी प्रोटीन दूसरी बनेगी। दैट प्रोटीन कैन नॉट इंक्रीज द हाइट, दैट प्रोटीन कैन नॉट इंक्रीज द लेंथ, दैट प्रोटीन विल बी रेस्पॉन्सिबल टू कॉज ड्वार्फनेस। तो हर प्रोटीन का यही कारण है कि वो प्रोटीन या तो एंजाइम के रूप में काम करेगी, दैट एंजाइम में भी नीडेड इन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, वो एंजाइम हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन में काम आएगा, या वो एंजाइम प्रोटीन के रूप में काम आएगा। हमारे अंदर जितने भी ट्रेट हैं दे आर ओनली ड्यू टू प्रोटीन। तो ये जो डोमिनेंस की कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद द जीन एंड इट इज ड्यू टू जीन एक्सप्रेशन। हर जीन हमारे अंदर जो है वो जीन एक्सप्रेस करता है, जो जीन एक्सप्रेस करते हैं उन जीन की ट्रेट होती है। लेकिन यहां मैं एक चीज और यही एक्सप्लेन कर दूं, हमारे अंदर कुछ ऐसे जीन भी हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो जीन वास्तव में सप्रेस रह जाते हैं और वो जीन पूरी जिंदगी सप्रेस ही रह जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, हमारे अंदर कैंसर के जीन हैं और वो जीन सप्रेस होते हैं जो अपना असर नहीं दिखाते। तो ये जब तक वो जीन सप्रेस कंडीशन में है तो उनकी कोई ट्रेट नहीं आती। सारे जीन अपना असर नहीं दिखाते, लेकिन जो जीन अपना असर दिखाते हैं उनकी ट्रेट एक्सप्रेस होती है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है जीन एक्सप्रेशन की, हर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वास्तव में मेंडल ने इनको कहा था फैक्टर। मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा वो वास्तव में फैक्टर नहीं थे, दे आर जीन। मेंडल ने कह दिया दीज आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल दीज आर फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी रिप्रेजेंटेशन। तो मेंडल ने जो कैपिटल टी था उसको कहा ये एक फैक्टर है। मेंडल के अनुसार ये कैपिटल टी एक फैक्टर है और ये फैक्टर हमारे अंदर प्रेजेंट है। या मटर के पौधे में ये कैपिटल टी है तो ये मटर के पौधे को टाल देगा। दूसरा फैक्टर स्मॉल टी है, मेंडल इनको फैक्टर कहा। बट वी नो दैट दीज आर नॉट फैक्टर्स, फैक्टर इज नॉट ए टेक्निकल टर्म। तो मेंडल ने जिनको फैक्टर माना, आज हमें पता है कि वो क्रोमोसोम और जीन्स हैं। तो ये जो मेंडल ने फैक्टर बताया ये वास्तव में फैक्टर नहीं होते। आधे क्रोमोसोम एक पेरेंट से आते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरे से आते हैं। मेंडल ने कहा ये फैक्टर है, फैक्टर आते हैं, बट एक्चुअली द फैक्टर्स आर नॉट ए टेक्निकल टर्म, दीज आर एक्चुअली क्रोमोसोम एंड लेटर इट वाज नॉट क्रोमोसोम बट जीन। Every person get half chromosome and half gene from one parent and half from the another parent. So this condition is restored in the next generation due to the fertilization. Fertilization की वजह से ये जीन अगली जनरेशन में जाके पूरे हो जाते हैं। ये था हमारा इसका एक्सप्रेशन। अब हम इस क्रोमोसोमल थ्योरी और इसके बाद आगे का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी आप इन्हीं को तैयार करें। किसी को कोई मुश्किल लगे तो आप मुझे कॉल करें, मुझे बताएं, या आप मैसेज दें या कोई कमेंट लिखें। थैंक यू।